इस बार जो ये क्लेम कर रहे हैं 140 करोड़ रुपया नहीं आया है। लगभग 40 के करीब बिडर जो हैं वो सरेंडर कर गए हो। बात है कि एक दुकान से शराब मिली पंजाब की और स्टैम्प J&K की थी उसके ऊपर। हमारी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे हमने पता चला है कि हीरा नगर में जो दुकान खुली है वहाँ पंजाब की शराब मिली है। इसका मतलब ये है कि पंजाब की शराब जम्मू में बिकना शुरू हो गई है, क्योंकि बाहर के लोगों ने यहाँ ठेके ले ली। जैसे 130 दुकान का आपको पता है, अगर 700 रुपये की बोतल है तो 45 रुपये एक हो गया, 40% उसके ऊपर हो गया एडिशनल असेसमेंट, 7 का 28, 280 रुपये वो हो गए। एक्साइज ड्यूटी अलग है, एडिशनल लाइसेंस भी अलग है, तो 700 रुपये में से कम 400-450 रुपया सीधा गवर्नमेंट का लॉस हो गया अगर बाहर की शराब बिकती है। आपने पुरानी बोतल में नई शराब की कहावत सुनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि पुरानी बोतलों में नई शराब को भरा जाए, लेकिन क्या वो सूट की जा रही है? क्योंकि पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में यदि कंपैरिजन करें तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन और एक्साइज डिपार्टमेंट को खुद मुंह की खानी पड़ेगी। आंकड़े खुद जुबान बोलते हैं कि आखिर एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो नई पॉलिसी लाई उसके तहत क्या खोया, क्या पाया। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 228 जो लाइसेंस होल्डर्स थे वो एनुअली 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट को देते थे। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपनी पीठ इसी से थपथपा ली कि हमने वन गो में लाइसेंस देकर ही लाइसेंस फीस कंपोनेंट को इकट्ठा करते हुए 140 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लिए। अब वो 140 करोड़ पूरे जेब में गए भी हैं या नहीं गए, इसका भी जवाब तब मिलेगा जब कोई RTI फाइल करेगा एक्साइज डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि जो आंकड़े खुद जुबान बयां कर रहे हैं उसके मुताबिक 228 में से अभी कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा भी दुकानें नहीं खुल पाई, जो कि सच्चाई है। उस 100 में से भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जिन्हें अभी प्रदर्शनों का मुंह देखना पड़ रहा है। अभी भी दुकानों के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और NOCs के लिए दरकार है उन 100 में से, यानी 228 में से यदि आपने कुछ दर्जन दुकानें खोल भी ली तो कौन सा आपने बड़ा कुआं जो है वो खोद लिया, क्योंकि अभी भी करीब 128 लाइसेंस होल्डर्स ऐसे हैं जिनका अभी कोई अता पता नहीं है। वो वापस भाग गए हैं जहां से आए थे, या फिर उन्हें खुलने की इजाज़त ही नहीं दे रही, या फिर उनको जो उन्होंने गणित लगाया है कि जो पैसे की बोली उन्होंने लगा दी है वो शायद सर से ऊपर पानी निकलता दिखाई दे रहा है। अब पुराने जो लाइसेंस होल्डर्स थे वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे और आज वो क्या आंकलन करते हैं, क्या कैलकुलेशन करते हैं। मेरे साथ जी चंद्रजीत सिंह जी मौजूद है। चंद्रजीत जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है 228 दुकानें थी, अभी तक 100 भी नहीं खुल पाई, तो एक बैकफुट पे आता दिखाई दे रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट की, कहीं उनको लगेगा कि भाई हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, और क्या 140 करोड़ अभी जेब में आ गया एक्साइज डिपार्टमेंट के? देखें, एक बड़ी अच्छी आपने शुरुआत में ये कहा है कि नई बोतल में पुरानी शराब। पुरानी बोतल है, शराब नहीं डाल रहे हैं, जैसे बात तो ये तो अब exactly. आपने उलट करके बात की जी। तो बात अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो जो बात आपने कही मैं उसी से शुरू करता हूँ जी। ये बिल्कुल सही है कि जो पहले शराब हुआ करती थी वो इतनी एक ठीक तरीके से उसका एक चेक था, और वो शराब जो थी मार्केट में आया करती थी। जी। कल की मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है, आज जनता को वो ब्रांड नहीं मिलेंगे जो लीकर लवर लोग हैं, जो इसका सेवन करते हैं, अब उनको मार्केट में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। बॉटल वही होगी, शराब कोई और होगी। जैसा कि आपने शुरुआत की, मैं उसका जवाब बिल्कुल सच्चाई पे दे रहा हूँ। आज जो पहले जो शराब आया करती थी उस पे फॉर सेल इन J&K लिखा होता था। परसों की बात है कि एक दुकान से शराब मिली पंजाब की और स्टैम्प J&K की थी उसके ऊपर। स्टैम्प कभी नहीं लगी आज तक। एक लेबल अप्रूव होता था, ब्रांड आने से पहले एक लेबल टाइम टू टाइम अप्रूव हुआ करते थे। आज वो चीज़ नहीं है। आने वाले टाइम में यहाँ के जो लीकर लवर लोग हैं, जो पीने वाले लोग हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमारे लोगों के पास थी, बिकॉज ऑफ कि हमारी थी एक दुकान, और हम उसको रोटी रोजी समझ के चलाते थे और डरते थे एक्साइज डिपार्टमेंट से।
जी, डरते थे कि कि अगर गलती हुई तो गलती वो एक दुकान हुई भी निकल जाएगी, लेकिन अब तो किसी के पास शायद कथित रूप से किसी के पास 50 है, किसी के पास 130 है, यानी वो अब डर कम है, क्योंकि 130 में से 2-3 चले भी जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है किसी को। नहीं, डर कम नहीं है, डर है ही नहीं है। अच्छा, और 2-3 चले जाने का सवाल नहीं है। अब तो गवर्नमेंट कह रही है यार जो बंद पड़ी है उसको भी बाई फोर्स खुलानी है, जो कि हमारे ज़माने में नहीं हुआ करता था। और एक चीज़ बड़ी क्लियर आपको बता दूं कि आज जो 5 लोग हैं जो इसको होल्ड कर रहे हैं थ्रू प्रॉक्सी, ये ठीक है, डोमिसाइल इनका लगा है, सॉल्वेंसी इनकी लगी है, पीछे गवर्न मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है और बड़ा प्रैक्टिकली ये सामने आ रहा है। और भाई 5 है, बाप एक ही है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि बाप तो एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ ना, अच्छा, ठीक है। बाप एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ। एक और पूछूंगा चंद्र जी, क्या आपके समय में जब कोई दुकान खुलती थी इतनी मुशक्कत आपको भी करनी पड़ती थी, तो उस वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन को और डिपार्टमेंट का किस तरह से सहयोग होता था? वो आपको भी मदद करते थे? पुलिस बाहर खड़ी हो जाती, नहीं जी खुलनी है, कोई नहीं कुछ करेगा? देखिए, हमारे ज़माने में क्या था कि जो एक प्रॉपर प्रोसीजर हुआ करता था जब एप्लीकेशन में। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बड़े सारे लोगों ने, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि हमारे लाइसेंस गलत हुए, हमें फेवरेटिज्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये गलत बोल रहे हैं, और जो लोग बोल रहे हैं उनको सदाकत का पता ही नहीं। और जो कोर्ट में दिखाया गया वो भी गलत दिखाया गया, और बिल्कुल, और कहीं पे भी हमारी बात नहीं की गई कि भाई इनको निकाल दो। उन्होंने पॉलिसी लाने की बात की, कहीं ई ऑक्शन की बात नहीं। पिछले दिनों एक हमारे दोस्त थी जो एक अपना परमानेंट फिगर है एक पार्टी में, उन्होंने कहा जी ई ऑक्शन के लिए बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। और कोई फेवरेटिज्म, उन्होंने कहा कोई फेवरेटिज्म नहीं था, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने एक सिंपली एप्लीकेशन के ऊपर इतनी दौड़ लगा के बिना वाकफियत के मुझे एक लाइसेंस ग्रांट हुआ, और पूरे पैरामीटर क्रॉस करते हुए, जो अभी आपने कहा, पहले क्या था कि एक एनओसी के लिए एक लेटर निकलता था जो डीसी एग्जीक्यूटिव निकालता था, वो डीएम के पास जाता था, एसएसपी के पास जाता था, म्यूनसिपैलिटी के पास जाता था, मोर ओवर वाइडली पब्लिसिटी होती थी। और अगर एक भी ऑब्जेक्शन आ जाती थी फिर क्या होता था? नहीं, उसमें क्या था कि वाइडली पब्लिसिटी होती थी, और साथ में एक नोटिस चिपकाया जाता था जो प्रपोज शॉप हुआ करती थी। अब रहेगी जो एक भी ऑब्जेक्शन, अब जो ऑब्जेक्शन आता था उस पे डीसी एग्जीक्यूटिव जो था, देखो सारी पावर जो एग्जीक्यूट करने की पावर जो है वो डीसी एग्जीक्यूटिव के पास, वो उस पे नज़रसानी करता था, उसको चेक करता था, लोगों को बुलाता था कि क्या दिक्कत है। अगर कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन सीरियस हो तो वो शॉप नहीं खुलती थी, और पूरे पैरामीटर क्रॉस होने के बाद। एग्जांपल है आपके पास जो आपके टाइम पे दुकानें नहीं खुली? देखिए, किसी, हाँ, वही जो हमारे काबिल दोस्त हैं जो मैंने अभी कहा, उन्होंने भी एक एलिगेशन लगाया कि मिनिस्टरों के रिश्तेदारों को, कांग्रेस के लोगों को, अरे भैया ना मैं किसी से एफिलेटेड हूँ, मैं तो किसी से एफिलेटेड, जाओ मेरी फाइल खोलो देख लो। उसमें क्या था, आज भी मैं आपको बताऊं, एक्साइज डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चेक कीजिए, जो मंत्रियों के लिखे हुए, हाँ उनको कैंसिल कीजिए ना। ना, मंत्रियों के स्ट्रांगली रिकमेंडेशन के बावजूद भी वो लाइसेंस नहीं मिल पाए, ये गलत था। मंत्री ने अगर मार्क की कोई एप्लीकेशन, मंत्री क्या होता है? मंत्री होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है पब्लिक का, वो एक सेट प्रोसीजर होता है कि कोई भी आदमी आ जाएगा, अगर मान के चलो गवर्नर साहब के पास जाता है तो गवर्नर साहब डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार अपने 2IC को बोलेंगे भाई यार देखो इसको, वो लिखेगा भाई कंसर्न को कि प्रोसेस में मकसद नहीं है कि आपको लाइसेंस इशू हो गया, वो एक तरीका है। चलिए जी, आपके पास वापस आऊँगा, दिग्विजय से पूछूंगा, जिस तरह से कंपोनेंट, रेवेन्यू कंपोनेंट की बात की जा रही है, 1500 करोड़ तक आप लोग देते थे, 140 दावा किया जा रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने फर्स्ट गो में ही ले लिया है, तो अब बाकी बचा बैलेंस में वो पूरा करने जा रहे हैं, किस तरह से वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाएंगे? आपको कुछ लगता है क्या खाका हो सकता है? देखिए, हमने लगभग 1450-1500 करोड़ के करीब हमने रेवेन्यू इकट्ठा करके पिछली बार दिया था। इस बार जो ये क्लेम कर रहे हैं 140 करोड़ रुपया नहीं आया है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, ये कि लगभग 40 के करीब बिडर जो हैं वो सरेंडर कर गए हुए हैं। जैसे कठुआ की एक बिड गई थी 3 करोड़ 22 लाख की, एक दुकान की, वो उसने
पैसा जमा नहीं करवाया वो सरेंडर कर गया। इसी तरह और भी कई बिडर्स हैं जो सरेंडर कर गए हैं। इसलिए ये जो 140 करोड़ रुपया बता रहे हैं ये पूरी बिड का बता रहे थे, जो रियलाइज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नंबर 2, ये जो टैक्स की बात बार बार की जाती है, टैक्स 6 कंपोनेंट इसके हैं। ये जो एक तो बिड का अमाउंट हो गया, जो 140 करोड़ इन्होंने क्लेम किया वो नहीं मिला इनको। दूसरा होता है असेसमेंट फीस, 45 रुपये पर बॉटल एक असेसमेंट होती है। उसके बाद एडिशनल असेसमेंट होती है जो MRP होती है उसके ऊपर 40%। उसके बाद 10 रुपये एडिशनल लाइसेंस फीस, और उसके बाद 2, 3, 4 रुपये जो होते हैं वो राउंडिंग होती है। ये कंपोनेंट है जो रिटेलर के पास होता था। एक कंपोनेंट और है जो एक्साइज ड्यूटी होती है, फिर एक कंपोनेंट और होता है जो इंपोर्ट एक्साइज ड्यूटी होती है। ये सारा मिला के ये रेवेन्यू बनता था। जो हम रेवेन्यू देते थे रिटेलर वो 1450 करोड़ के करीब हम रेवेन्यू इकट्ठा करके देते थे, बाकी कंपोनेंट से अलावा। आज जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे हमने पता चला है कि हीरा नगर में जो दुकान खुली है वहाँ पंजाब की शराब मिली है। वहाँ से किसी ने बोतल ली है, उसके ऊपर मोहर लगी हुई थी फॉर सेल इन पंजाब ओनली। इसका मतलब ये है कि पंजाब की शराब जम्मू में बिकना शुरू हो गई है, क्योंकि बाहर के लोगों ने यहाँ ठेके ले ली। जैसे 130 दुकान का आपको पता है, तो वो जो बाकी 5-6 कंपोनेंट है रेवेन्यू के, वो लॉस है गवर्नमेंट को सीधा सीधा। अगर 700 रुपये की बोतल है तो 45 रुपये एक हो गया, 40% उसके ऊपर हो गया एडिशनल असेसमेंट, 7 चौका 28, 280 रुपये वो हो गए। एक्साइज ड्यूटी अलग है, एडिशनल लाइसेंस भी अलग है, तो 700 रुपये में से कम 400-450 रुपया सीधा सीधा गवर्नमेंट का लॉस हो गया अगर बाहर की शराब बिकती है तो ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस है। तो जो इतनी बड़ी बड़ी बिड्स भरी गई हैं, आपको लगता है कि वो इसके बिना पूरी भी नहीं हो सकती? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस दुकान की टोटल जिसकी इनकम थी 20-22 लाख रुपया पूरे साल की, उसकी बिड अगर 1 करोड़ 20-25 लाख चली जाए तो पैसा कहाँ से पूरा करेगा? वो इसी दूसरे तरीके से पैसा पूरा करने की कोशिश करेगा, और जब ये कोशिश करेगा तो लॉस किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। देखिए 224 लोग इस ट्रेड को चला रहे थे, एक लाइसेंस था। इस गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी के तहत 224 करोड़ की रोजी रोटी छीन के, लाइसेंस छीन के उन्होंने 5 लोगों के हवाले कर दिया सारा। अब ये लोग कौन है? तकरीबन बाहर के लोग हैं। जैसे यूपी ग्रुप का एक चड्ढा ग्रुप जिसे कहते हैं, उसने 130 लिए हैं। अब वो यहाँ से पूरी कमाई करने के बाद ये सारा पैसा बाहर ले जाएगा। जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी की सर्कुलेशन थी उससे पैसा बाहर निकल जाएगा, माइनिंग का पैसा बाहर जाएगा, इरिगेशन का जो ठेके है उसके पैसा बाहर जाएगा, तो हमारे जम्मू की इकॉनमी जो है उसको डायरेक्ट इफेक्ट करेगा ये। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से मैं दिग्विजय चंद जी से भी पूछ रहा था कि पहले जब दुकानें खुलती थी क्या इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती होती थी कि पुलिस बाहर खड़े होकर दुकान खुलवाने के लिए खड़ी है बाहर? देखिए, हम लोग जब हमने 2 लाइसेंस लिए तो पहले तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते ही हमें 1.5 साल लग जाता था। उसके बाद जिसको भी लाइसेंस किस्मत होती थी तो मिलता था। ये बात नहीं थी कि बंदरबांट नहीं थी, जो भी उसमें डिज़र्व करता था लाइसेंस उसी को मिलता था। उसके बाद पुलिस से भी हमने NOC ली होती थी। बाकी ये कभी नहीं हुआ कि जैसे अब हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती पुलिस आती है और दुकानों के शटर उठवाती है और मदद करती है लाइसेंसियों की, क्योंकि ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन का उनको डंडा है कि भाई आप लोग ये दुकानें किसी भी कीमत पे खुलवाओ, चाहे लोग जम्मू के उसके अगेंस्ट ही क्यों ना हो। क्योंकि आपने कहीं जगह मैंने देखा, आप कवर कर रहे थे तो लेडीज़ जो थी वो कर रही थी कि हम प्रोटेस्ट में हैं कि हम नहीं चाहते कि ये लाइसेंस जो है वो खुलें, और उनका वो मानना ठीक भी था, क्योंकि जब हमने लाइसेंस लिए तो हमने पूरे नॉर्म्स पूरे करके लाइसेंस लिए थे। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी ही पलट दी है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि जिस जगह पे दुकान, क्योंकि हमारी दुकान पहले देखी जाती थी, लाइसेंस बाद में इशू होता था, अब पहले लाइसेंस इशू हुआ है, दुकानें बाद में देखी जा रही हैं। और ये जो था फ्लॉ था, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है इस पॉलिसी का, कि इन्होंने क्या किया कि पहले लोगों को बोल दिया कि आप लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लो। सबने लाइसेंस बोलियां घर बैठ के ले लिए, बाद में वो दुकानें ढूंढने के लिए गए।
अब वो दुकानें ढूंढने के लिए गए तो उनको दुकानें मिली नहीं। अब वो दुकान जहां मिल रही है वो वहां लेने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। ये कारण है, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने हमें हमारा साथ दिया हो। एक और आपसे कैलकुलेशन समझना चाहेंगे, जिसने दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि यदि किसी का पोटेंशियल ही 22 लाख का था पिछले साल, 1 करोड़ 22 लाख है, यदि उसका बिड गई है, वो टेक्निकली और वाइट में किस तरह से शो कर पाएंगे उसका, वो कहाँ से बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा लोग कहाँ से लाएंगे पीने वाले? देखिए ऐसा है, ये तो हम भी हैरान हैं कि वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक दुकान 3-4 दुकानें मैं जानता हूँ ऐसी जिनका साल का टोटल प्रॉफिट जो था वो 50 लाख के करीब था। क्योंकि वो थोड़ी जम्मू से बाहर थी, उनकी थोड़ी सेलें ज़्यादा थी, तो उनका 50 लाख रुपए था, तो वो उनकी बिड जो है 2 करोड़ से प्लस गई है। कैसे पूरा होगा? वो पूरा करने के लिए वो जो दिग्विजय जी ने आपको बताया है कि वो और उसके तरीके नहीं अपनाएंगे। 2 नंबर से तो कर लेंगे, शराब पंजाब की लाके यहाँ पे बेच लेंगे, लेकिन उसे वाइट में कैसे शो कर पाएंगे? अब ऐसा है, क्योंकि आपको ये तो क्लियर है कि जो लोग पीछे हैं वो तो सरमायादार हैं ना, वो उनको लोन दे रहे होंगे, वो लोन शो कर रहे होंगे, वो बैंकों में अपना उनको पैसा डालेंगे उनके बैंक में और वो वहाँ से वो करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो अब आ जाता है, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर बंदे ने इतने अमाउंट की बिड दी है तो इसने पैसा कहाँ से लाया। ये ज़रूरी है कि वो इसमें क्लियर कर सके। और इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो आपने कहा ना कि वाइट मनी कहाँ से ला रहे हैं, ये जो जैसे 130 लाइसेंस का ठेका लिया है, इन्होंने क्या किया है कि जम्मू के जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास थे उनको आगे करके प्रॉक्सी बिड दी है। अब उनके साथ इन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके तहत लोन देके उनके अकाउंट में डाल के ये शो कर रहे हैं। ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें ED का दखल है पूरा, अगर वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। इसी तरह तकरीबन वो लोगों ने जिनके नाम लाइसेंस इशू है, उन्होंने कभी, उसमें बहुत से लोग जिन्होंने कभी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आया? उसको लीगलाइज करने के लिए MOU उनसे साइन करवा के ये पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक और सवाल मुझे परेशान कर रहा है कि यदि मेरे घर में 5 मेंबर हैं खाना खाने वाले और वो लेट से वो 10 किलो आटा खाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुझे बोल रही है कि मैं आपको 50 किलो आटा दूंगी, तो जब मैं खाते ही मेरे परिवार में 10 किलो, तो वो 40 किलो एक्स्ट्रा मैं कहाँ पे खिलाऊंगा, क्या कहाँ से खाने वाले लाऊंगा? ये बड़ा सवाल उसी के साथ जुड़ता है कि यदि 25 लाख किसी जगह का पोटेंशियल था साल का एनुअल रेवेन्यू इकट्ठा करना, वहाँ से 1 करोड़ 25 लाख की यदि बेच भी लेते हैं शराब, तो वो बेचेंगे कैसे, जबकि पिछले साल तो वहाँ पे पी ही लोगों ने 25 लाख की शराब थी। ये सवाल परेशान करने वाला है, और अगले साल जब एक्साइज डिपार्टमेंट अपने फिगर शो करेगा, ये सवाल हमारा उनसे ज़रूर होगा कि जहाँ पर पहले 25 लाख के लोग शराब पीते थे, ये 1 करोड़ के और आपने कहाँ से लेके आए हैं? ये बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है। और लास्ट में कंक्लूड करूंगा चरणजीत जी के उसी सवाल से जो इन्होंने शुरुआत की थी कि पुरानी बोतल में नई शराब भरी जा रही है, और अब देखा जा रहा है कि स्पूरियस जो लिकर है वो देखने को मिलेगा। उससे कहीं ना कहीं मीडिया के लिए एक नई खबर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आज तक मैंने भी अपने 16 साल के इस पूरे करियर में ये खबर कभी नहीं चलाई थी कि फलानी शराब से 30 लोग मर गए या 40 लोग मर गए, जो कि यूपी में टॉप हेडलाइंस रहती है। लेकिन लगता है कि जल्द ही ये खबर भी अब हम आपको सुनाते दिखाई देंगे कि फलानी शराब से फलाने एरिया में इतने लोग जो है वो मर गए, क्योंकि जब शराब उस तरह की होगी तो उस तरह की खबरें भी जो है वो जम्मू कश्मीर में ज़रूर हो। लेकिन उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो। जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो इस समय अपनी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन वापस रिवर्स करें, और जिनके साथ गलत हो रहा है उनको उनके साथ न्याय करें, और ये जो भी गलत काम हो रहे हैं उनको वापस ठीक कर हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को बेशक धारा 370 से हटा दिया, लेकिन कम से कम चैन जो है वो 370 से पहले वाला ले आए, 370 बेशक हटा दें। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।